हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हाफ लाइफ टाइम यानी अर्ध आयु काल पर आज डिस्कस होगा। बहुत लाजवाब टॉपिक है मेरा दोस्त। ये हमेशा आए दिन पेपर में पूछा जाता है, रेलवे के लिए तो खास करके रेलवे के लिए रामबाण मान लीजिए इसको कि अर्ध आयु क्या होता है। इसके बारे में हमको सर कुछ नहीं पता है। हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, आइए आज हम इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो दोस्त, सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग तीन पढ़ते हैं। एगो यूरेनियम डेंटिंग, यूरेनियम डेटिंग डेंटिंग विधि, यूरेनियम डेंटिंग विधि। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है? एक तो होता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम विधि, ठीक। और तीसरा होता है कार्बन, कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि। ये देखो मेरे दोस्त, तीन विधि होता है किसका? तो अर्ध आयु निकालने के लिए। ये तीन विधि अर्ध आयु निकालने के लिए नहीं है, एक्चुअली किसी जीवाश्म चट्टान की आयु निकालने के लिए है। अब सर मामला फंसता है ना चला कि सर यूरेनियम डेंटिंग विधि कब अपनाएंगे, प्लूटोनियम विधि कब अपनाएंगे और कार्बन डेंटिंग विधि को हम कब अपनाएंगे। देखो दोस्त, अगर हमको अगर किसी चट्टान, किसी एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, यदि किसी चट्टान, किसी चट्टान चट्टान की आयु निकालना होगा ना दोस्त, आयु निकालने में किसका प्रयोग करेंगे? यूरेनियम डेंटिंग का। अगर अच्छा सर ठीक है, अगर प्लूटोनियम के तो कोई अगर चट्टान, कोई चट्टान 20 से 30 वर्ष, 30 वर्ष पुराना हो, उसकी आयु निकालने में, आयु निकालने में या आयु ज्ञात करने में, आयु ज्ञात करने में। अच्छा सर ठीक है, इसका तो आप बता दिए, इसका ये वाला बता दिए, इसका तो बताइए सर कि कार्बन डेंटिंग का कहां पर प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग ध्यान से देखना मेरे दोस्त, इसका प्रयोग किसमें होता है? तो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग, इसका प्रयोग कोई भी चीज का, ध्यान से देखना, इसका तो चट्टान का, इसका चट्टान 20 वर्ष पुराना हो और किसी भी चट्टान के उसका आयु निकालने के लिए उसका बताएंगे कितना वर्ष। इसका प्रयोग ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि ठीक है, इसका प्रयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में करते हैं, आयु ज्ञात करने में किया जाता है। अब सर जीवाश्म में क्या होता है? अब मामला फंसेगा कि सर यहां पर बता दिए जीवाश्म में क्या होता है। तो ध्यान से देखो, आज एक एक टॉपिक को हम बता कर जाएंगे। ठीक है दोस्त, जीवाश्म में क्या होता है? जीवाश्म माने समझ रहे हो दोस्त, जीवाश्म माने जीव के अवशेष, यानी जीव का अवशेष कहने का मतलब है सर कि अगर मान लीजिए कोई जीव जंतु, पेड़ पौधा हजारों वर्ष पृथ्वी के नीचे दबकर, उसके उपरांत उससे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ जो प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म। यानी जीवों के आश में, यानी जीवों के अवशेष से हमें जो खनिजीय पदार्थ प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। यानी जीव जंतुओं को हजारों वर्ष पृथ्वी के नीचे दब जाने से उससे जो पेट्रोलियम और कोयले, खनिज पदार्थ का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब तो जीवाश्म हो गया सर। अब मामला फंस रहा है कि सर कार्बन डेंटिंग विधि से इसका प्रयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। ये तो ठीक है सर, बता दिए। जीवाश्म क्या होता है ये भी बता दिए, लेकिन ये सर ये बताइए कि कितना वर्ष की आयु ज्ञात कर पाएगा?
यानी कार्बन डेटिंग विधि से हम कितना वर्ष की आयु ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए जानते हो दोस्त, जो जो बहुत कम आयु, यानी कहने का मतलब है कि 50,000 वर्ष, 50,000 वर्ष की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। अर्थात कहने का मेरा दोस्त मतलब है कि अगर कोई जीवाश्म की आयु 50,000 वर्ष से तक, यानी 50,000 वर्ष तक पुराना हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ये सर इसका कार्बन डेटिंग विधि का बता दिए, प्लूटोनियम का बता दिए, लेकिन यूरेनियम का आप छोड़े हैं, यूरेनियम के बताइए। तो आइए दोस्त यूरेनियम के बारे में जानते हैं। देखो यूरेनियम विधि का अगर प्रयोग करेगा ना, ध्यान से देखना, यूरेनियम अगर कहते कि यूरेनियम के द्वारा कितने आयु, यानी कितने वर्ष तक की आयु के जीवाश्म का हम पता लगाएंगे, तो ध्यान से देखना, 50,000 वर्ष से लेकर करोड़ों वर्ष पुराना आयु का पता लगाया जाता है। अर्थात कहने का मेरा मकसद है दोस्त कि यूरेनियम जो डेटिंग विधि है ना, इसके द्वारा 50,000 वर्ष पुराना कोई चीज होगा ना, या उससे भी पहले 1 करोड़ वर्ष पुराना, तो इस विधि का प्रयोग करते हैं, यानी यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी चट्टान अगर 1 करोड़ वर्ष भी पुराना होगा ना, तो उसका आयु अगर दोस्त निकालेंगे, 1 करोड़ वर्ष पुराना भी होगा ना, तो उसका आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से करेंगे। ये सर यूरेनियम आ गया। यूरेनियम के तो बारे में बताइए, ध्यान से सुनना। यूरेनियम का अगर परमाणु द्रव्यमान कहे ना, परमाणु संख्या, तो यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 92, 235 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है सर, इसका तो यूरेनियम का हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए ना सर कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है, उसको बारे में बता दीजिए, तो बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त होता है सर बहुत हमको आप कृपा करते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्त कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है। रेडियो धर्मिता पहले बता लेते हैं कि धर्मिता क्या होता है। रेडियो धर्मिता क्या होता है? ध्यान से देखना, रेडियो धर्मिता क्या होता है। सबसे पहले तो इसका खोज, रेडियो धर्मिता का अगर खोज करेगा तो इसका खोज किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। बेक्वेरेल हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। ठीक है सर, इसका खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। अच्छा सर, और क्या होता है? तो रेडियो धर्मिता क्या होता है कि देखो कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना, अब रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है सर? रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है? सक्रिय पदार्थ क्या होता है सर? ध्यान से देखना मेरे दोस्त, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है? ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूं। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है कि अगर किसी रेडियोधर्मी, अच्छा रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है? ध्यान से सुनना कि जिसका परमाणु संख्या 82 से अधिक
हो वह रेडियोधर्मी तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। यानी सर जिसका परमाणु संख्या 82 से अधिक होगा ना तो वह रेडियोधर्मी तत्व कहलाता है, रेडियोधर्मी तत्व कहलाता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ अगर कहे, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है? तो जिसका परमाणु संख्या 82 से अधिक हो वह रेडियोधर्मी तत्व कहलाता है। अच्छा सर 82 से अधिक होने पर क्या होता है? तो इन तत्वों का नाभिक अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। इन तत्वों का नाभिक अस्थाई होता है। यानी जिसका परमाणु संख्या 82 होता है ना दोस्त, 82 से अधिक, तो उसका परमाणु संख्या जो होता है, जो नाभिक का आकार होता है ना, यानी नाभिक जो होता है वह अस्थाई होता है। क्या होता है? वह अस्थाई होता है, यानी उसका नाभिक अस्थाई नहीं होता है। तो सर क्या होता है फिर रेडियोधर्मिता क्या होता है? तो आराम से आइए, आराम से गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिए। जिस तत्व का नाभिकीय द्रव्यमान अस्थाई नहीं होता है, वह तत्व अपना नाभिक को अस्थाई बनाने के लिए अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। उसे रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहते हैं, रेडियोधर्मिता कहते हैं। सर इसका मतलब हमको समझाइए ना। तो देखो, जिस तत्व का नाभिकीय द्रव्यमान अस्थाई नहीं होता है, यानी जिसका नाभिक अस्थाई नहीं होता है, वह तत्व अब अपना नाभिक को अस्थाई बनाने के लिए अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। क्या करता है कि अपने नाभि से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, उसे रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। और यह पूरी जो प्रक्रिया होती है ना दोस्त, यही क्या कहलाती है? रेडियोधर्मिता कहलाती है। यही रेडियोधर्मिता कहलाती है। ठीक है, आप देखिए अल्फा, बीटा, गामा आ गया, रेडियोधर्मिता के खोज बता दिए। अब अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है सर, इसके बारे में जरा बता देते ना तो हमको बहुत मजा आता, बहुत आनंद आता। ठीक है, आइए हम समझते हैं। आइए आज आप लोग को हम बता ही देते हैं कि सर अल्फा किरण क्या होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण क्या होता है और गामा किरण क्या होता है। देखिए इसका खोज कहेगा ना, तो इसका जो खोज के बात करें ना दोस्त, खोज तो हेनरी बेकुरल ने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। ठीक है सर, अल्फा किरण के इस पर धन आवेशित होता है, इस पर धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। कौन आवेश होता है सर? इसका जो आकार होता है ना, इसका आकार
हीलियम हीलियम नाभि के आकार का, नाभि के आकार का होता है, आकार का होता है। अब सर हीलियम नाभि के आकार का कहने का मतलब है सर, हम मामला को नहीं समझ रहे हैं कि हीलियम नाभि का, अरे चला देख He2 हो गया इसका 4, इस रूप में हम अल्फा किरण को इस रूप में लिखते हैं। यानी हीलियम नाभि के आकार का कहने का मतलब है कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4, इस रूप में हम अल्फा किरण को दर्शाते हैं। ठीक है सर, इसका खोज बता दिए। अब आइए गामा किरण के बारे में। ठीक है, गामा किरण क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा, सॉरी बीटा किरण पर, तो बीटा किरण पर इसका खोज, इसका अगर खोज कह देना दोस्त, खोज आराम से रिवीजन करते जाइए। बीटा किरण का अगर खोज कहे ना तो रदरफोर्ड, कौन, रदरफोर्ड ने किया था। इस पर सर, इस पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। यानी इस पर कैसा चार्ज होता है दोस्त, तो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, अच्छा इस पर निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा किरण जो है ना, अल्फा किरण हमेशा बीटा किरण की ओर झुका रहता है। ठीक है, अल्फा किरण हमेशा बीटा किरण की ओर झुका रहता है, क्योंकि वो उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, इसका निगेटिव, तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की ओर झुका रहता है। ठीक है, बीटा किरण के बारे में इतना। अब आ जाइए गामा किरण। गामा किरण का खोज अगर पूछ देना दोस्त कि इसका खोज किसने किया था, खोज, तो गौर फरमाइएगा, खोज के बात करें ना तो पॉल विलार्ड ने किया था। इसका खोज पॉल विलार्ड ने किया था। अच्छा सर, पॉल विलार्ड ने किया था, और क्या किया था सर, 1 मिनट जस्ट हमको मिटा लेने दीजिए, कोई दिक्कत है, एकदम दे दन एकदम रिवीजन मारिए ना दोस्त, पटापट एकदम। देखिए कहने का मतलब है कि गामा किरण इस पर गामा किरण लिख देते हैं, किरण, इस पर कोई आवेश कहने का मतलब है चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा सर, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसका जो है ना, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का बराबर होता है। कोई दिक्कत है, इसका वेग प्रकाश के वेग का, इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। और क्या होता है, तो इसका आयनन क्षमता सबसे कम होता है। ठीक है, इसका आयनन क्षमता सबसे कम होता है। गौर फरमाइएगा दोस्त, गौर फरमाइएगा। एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, अल्फा, देखिएगा, भेदन क्षमता का क्रम। ठीक है, इसमें भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा के, उसके बाद बीटा के, उसके बाद अल्फा के। ठीक है, अगर कह देगा कि आयनन क्षमता में सर, आयनन क्षमता का क्रम लिखिए ना सर, आयनन क्षमता का क्रम लिखिए ना, तो सबसे अधिक अल्फा के, फिर बीटा के, और सबसे कम गामा के। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना सारा नॉलेज था,
इतना सारा नॉलेज था रेडियो धर्मी रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में। अब आइए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि अर्ध आयु निकालने का। अर्ध आयु अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ टाइम क्या होता है सर, क्या होता है? तो इतना बराबर 0.698 बटा में लेमडा। वहां पर लेमडा क्या है सर? तो लेमडा क्या है? तो यहाँ पर डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट, ठीक है। 0.698 बाई लेमडा, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम यानी टी हाफ बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हाफ लाइफ टाइम हम एकदम बेसिक नॉलेज, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत ट्रिकी आंसर बताएंगे, ठीक है। हमको क्वेश्चन ले लेने दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये मेरा क्वेश्चन है कि यदि किसी 100 ग्राम रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 16 वर्ष है तो 64 वर्ष बाद यह कितना शेष रह जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी 100 ग्राम रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 16 वर्ष है, ठीक है, तो 64 वर्ष बाद यानी 64 वर्ष बाद इसका कितना मात्रा रह जाएगा, यानी शेष मात्रा हमको निकालना है। तो गौर फरमाइएगा, इसका दो मेथड बताते हैं, ठीक। इसका फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड क्या है सर? फर्स्ट मेथड, ठीक है, इधर पहले फर्स्ट मेथड से देख लो दोस्त। फर्स्ट मेथड, इसका दो मेथड बताएंगे, ठीक है। यदि किसी 100 ग्राम रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 16 वर्ष है तो 64 वर्ष बाद यह कितना शेष रह जाएगा। ध्यान से देखना, अगर इसको आराम से निकालो, 16 वर्ष है ना अर्ध आयु कहने का मतलब है कि वह 16 वर्ष में अपने आप के आधा हो जाता है, फिर अगला 16 वर्ष में वह अपने आप के आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से समझो, देखो इसका दो मेथड है। पहला है कि 100 ग्राम है ना, 16 वर्ष है, यहाँ 64 वर्ष में पूछा है ना दोस्त, तो देखो ध्यान से, 64 आप बटा में क्या करेंगे कि 16 चौके 64, 4 बार में काटा ना दोस्त, 4 बार में, तो इसको क्या करेंगे कि 1 बटा में 2 के पावर 4 लिख देंगे। 1 बटा में 2 के पावर, जैसे मेरा सूत्र कहोगे ना तो 1 बटा में 2 के पावर n होता है, तो उसी प्रकार से n का मान ये हो गया, n बराबर इतना हो गया, तो 1 बटा में 2 के पावर 4 अर्थात 2 के पावर 4 छोड़ दो, ठीक है। अब आओ इधर, इसलिए हमको कितना में निकालना है कि 64 वर्ष बाद यह कितना शेष रह जाएगा, यानी 100 ग्राम मेरा अमाउंट जो है ना वह 64 वर्ष बाद कितना शेष रह जाएगा, ठीक है। 64 वर्ष बाद पूछा है ना, तो देखो शेष मात्रा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो 100 ग्राम है ना पूरा, इसमें क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, अर्थात इससे गुणा कर देंगे, इससे 1 बटा में 2 के पावर 4 से क्या कर देंगे, गुणा। तो अगर इससे गुणा कर दोगे ना दोस्त, तो 100 बटा में 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 16 से भाग दोगे ना तो 16 छके 96 यानी 6.25 इतना ग्राम हो जाएगा। क्योंकि 100 ग्राम है, इसमें 2 के पावर 4 अर्थात 16 से भाग देंगे तो 6.25 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 6.25 ग्राम में कट जाएगा। ये तो मेरा फार्मूला थ्रू हो गया, सर अगर एग्जाम में हम फार्मूला भुला गए तब क्या करेंगे? आराम से फिर भी देखना, वो दूसरा मेथड में बताएंगे, इसको फिर से समझो। जो 2 टाइम दिया है ना दोस्त, 2 टाइम दिया है, तो जो हाफ लाइफ टाइम है ना उससे पूरा वाला समय में भाग दे देंगे, ठीक है सर। 64 पूरा समय में पूछा है कि 64 वर्ष बाद वह कितना शेष रह जाएगा, तो 64 में हम 16 से भाग दे दिए, 16 चौके 64, ठीक है। n बराबर कितना हो गया? 4 मेरा हो गया। अब n बराबर 4 हो गया ना सर, तो n बराबर 4 तो हो गया, तो इसका मतलब क्या? 1 बटा में 2 के पावर 4 अर्थात 1 बटा में 2 के पावर n, ये क्या होता है? मेरा सूत्र होता है, ठीक है। उतना हो गया। अब शेष मात्रा अगर पूछेगा ना दोस्त, तो जितना इसका अमाउंट दिया है ना 100 ग्राम में, जो हाफ लाइफ टाइम में डिवाइड करने के बाद आया है 2 के पावर n वाला, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बटा में 2 के पावर n अर्थात 2 के पावर 4 से हम मल्टीप्लाई किए, तो 1 में 100 से गुना होगा, तो 100 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर 100 ग्राम हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 कहने का मतलब है दोस्त, 2 के पावर 4 कहने का मतलब है कि 16
अब 2 के पावर 4 अगर बढ़िया से लिख दूं तो देखो 2 के पावर 4, ठीक है। अब 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 से भाग दोगे 100 में तो 6.25 यही ग्राम मेरा आंसर हो जाएगा। 16 छके 96 और 4 में 16 दूनी 32 कट जाएगा आराम से, 16 पचे 80, ठीक है। अब देखो, अब इसका सेकंड मेथड बता रहा हूं। इसका सेकंड मेथड कैसे हमको पता करना है कि सेकंड मेथड अर्धायु कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। सेकंड मेथड, सेकंड इसका कैसे सर, तो इसका हम सीधा सा आराम से, अगर हमको फॉर्मूला नहीं याद है ना तो देखो 100 ग्राम आयु, 100 ग्राम है ना पूरा रेडियो सक्रिय पदार्थ है, अर्धायु 16 वर्ष है ना, अर्धायु का मतलब हमारे सर बताए है ना कि आधा आयु, अर्धायु का मतलब कि 16 वर्ष में दोस्त कितना हो जा रहा है, 50 ग्राम हो जा रहा है 100 ग्राम से। अर्धायु का मतलब क्या होता है, आधा। और फिर इससे 16 वर्ष में सर, तो इससे 16 वर्ष में आधा हो जाता है, 16 वर्ष में आधा हो जाता है, अर्थात 25 ग्राम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 25 ग्राम, यानी 16 16 दूनी 32। फिर इसका आधा करेंगे तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5 यानी 12.5 ग्राम। अब 12.5 ग्राम सर, तो ये भी 16 वर्ष में, कितना वर्ष में, 16 वर्ष में, यानी 16 वर्ष में खुद का ही आधा हो गया। अच्छा सर 16 16 32 और 3 48, अभी 64 हमको निकालना है ना, तो फिर 16 अगला 16 वर्ष में क्या हो जाएगा सर, ये अगला 16 वर्ष में क्या हो जाएगा, तो गौर फरमाइएगा दोस्त, अगला 16 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12.5 के आधा 6.25 होगा, 6.25 ग्राम हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी यही मेरा 6.25 ग्राम यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु, अर्ध आयु, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, ठीक है। इसके 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु कितना है, 4 महीना है। गौर फरमाइएगा 4 महीना है। इसका 3/4 भाग को क्षय होने में यानी डिस्ट्रॉय होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए, माना कि इसमें अमाउंट छुपा दिया है, इसमें ध्यान दीजिएगा तो आपको अमाउंट छुपा दिया है कि कितना अमाउंट है। तो मान लेते हैं, माना कि कुल मात्रा 100 ग्राम है। कितना है दोस्त, 100 ग्राम है, ठीक है सर, ठीक है 100 ग्राम है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि इसके 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा। अब बताओ बाबू कि 100 ग्राम के 3/4, इसलिए 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा बराबर। अब बताओ इसका 100 ग्राम का अगर 3/4 निकालोगे तो 3/4, 3/4 कहने का मतलब सर 25 चौके 100 आ 25 तिहाई, 25 चौके 100 आ 25 तिहाई 75 ग्राम, नहीं 3/4 हिस्सा के मतलब 75 ग्राम। अब कह रहा है कि 75 ग्राम इसको क्षय होने में कितना समय लगेगा। गौर फरमाइएगा, अगर कह रहा है कि 75 ग्राम, स्टार्ट में मात्रा मेरा कितना है 100 ग्राम, अर्धायु कितना है सर 4 महीना, यानी 4 महीना में 4 महीना में वो कितना हो जा रहा है दोस्त, तब 50 ग्राम, ठीक है सर, बहुत सुंदर बताएं। अब इसके बाद 4 माह में कितना हो जा रहा है सर, 4 महीना में उसका मात्रा कितना हो जा रहा है सर, तो इसका मात्रा 25 ग्राम हो जा रहा है सर, कितना हो जा रहा है 25 ग्राम, ठीक है। अगर इसका बात करें अगले 4 महीना में, 4 माह में, देखो 4 से 25 ग्राम हो गया ना, बस यहीं तक रहने देंगे कि मेरा 50 ग्राम और 25 ग्राम कितना हो गया, 75 ग्राम हो गया। अब 75 ग्राम को क्षय होने में 4 महीना और 4 महीना, यानी कुल समय बराबर 4 + 4 अर्थात 8 माह। आंसर यही मेरा देखिए गजब लाजवाब एकदम कॉन्सेप्ट था, बहुत बहुत सुपरस्टार।
अगला मैं क्वेश्चन लिखूंगा जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है उसका, ठीक है। ध्यान से सुनिए, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। माना कि कुल मात्रा बाबू कितना है मेरा, 100 ग्राम है, ठीक है। इसका 3/4 हिस्सा कहने का मतलब 100 ग्राम का 3/4 यानी 75 ग्राम, ठीक है सर, यहां तक तो समझ गए। लेकिन सर ये बताइए ना कि 100 ग्राम ये जो ला रहे हैं ये कहां से ला रहे हैं। तो देखो बबुआ, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 माह है, यानी अर्धायु कहने का मतलब कि 4 महीना बाद वो खुद के आयु का आधा हो जा रहा है, खुद के अमाउंट का आधा हो जा रहा है, ठीक है। यानी जितना उसका अमाउंट है उसका आधा हो जा रहा है। कितने महीने में सर, 4 महीने में। अगर मान लो वो 200 केजी है तो 4 माह बाद 100 केजी हो जाएगा, अगले 4 माह बाद वो 50 केजी हो जाएगा, अगले 4 माह बाद पूछोगे तो वो 25 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसी तरह से सीक्वेंस चलता है, ठीक है, अर्धायु में। अब कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु सर 4 महीना है, ठीक है सर, समझ गए। इसके 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा, इसके 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। माना कि दोस्त कुल मात्रा 100 ग्राम है, हम मान लिए अपने आप से कि अगर अमाउंट नहीं दिए हो दोस्त तो हम मान लिए अपने आप से कि उसका कुल मात्रा कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। अब कह रहा है कि 3/4 हिस्सा अर्थात 100 ग्राम का 3/4 कहने का मतलब है 75 ग्राम। 75 ग्राम हिस्सा को क्षय होने में कितना समय लगेगा। स्टार्ट में देखो 100 ग्राम मेरा दिया है ना, 100 ग्राम 4 माह बाद इसका क्षय होकर आधा हो जाएगा, ठीक है, 50 ग्राम हो जाएगा। अगला 4 माह बाद इसका अर्धायु कितना हो जाएगा, 25 ग्राम, यानी इसका जस्ट आधा हो जाएगा अगला महीना में। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 75 ग्राम में क्षय निकलना था ना, कि कितना समय लगेगा। तो देखो 50 ग्राम और 25 ग्राम कितना हो गया, 75 ग्राम हो गया, और यहाँ